आज क्लास 10 का ये वीडियो है, ऑनलाइन वीडियो, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर का नाम है क्लास 10। तो हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ना क्या है बेसिकली कि कार्बन के बारे में जितना इंफॉर्मेशन है कि कार्बन का कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बन किस तरह का बॉन्डिंग बनाता है, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। जैसे पहले तो ये समझे कि कार्बन कैसे पता चला कि मतलब कार्बन प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे अगर मान लें कि इन आवर डेली लाइफ वी कैन सी मेनी कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। बहुत सारे ऐसे सराउंडिंग में ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, बहुत सारे और भी कार्बन के कंपाउंड हैं जो प्रेजेंट है। जब उसको बर्न किया जाता है तो व्हाट विल हैपन कि उसमें जब बर्न करते हैं तो ब्लैक रेसिड्यू प्लस एक गैस निकलती है और क्या ऑब्जर्व होता है कि वहाँ से CO2 गैस इवॉल्व होता है। CO2 कलरलेस और अडरलेस होता है। तो अब अगर ये जो कंपाउंड जो था, जो भी जो मटेरियल जो था, हमने स्टार्टिंग मटेरियल में जिसको हम बर्न कर रहे थे, तो उसको जब बर्न करने के बाद हमें क्या मिला, ब्लैक रेसिड्यू और CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। अब ये क्या प्रेजेंस बता रहा है कि अगर हमें ब्लैक रेसिड्यू प्लस CO2 गैस जो कलरलेस अडरलेस गैस है, अगर ये हमें मिल रहा है तो इसके प्रेजेंस से हमें क्या कंफर्म होता है कि ये जो कंपाउंड जो है, जो मटेरियल जो है, इसमें इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ कार्बन। मतलब ब्लैक रेसिड्यू और CO2 गैस के हिसाब से इट कंफर्म्स दैट दिस कंपाउंड या दिस मटेरियल हैविंग सम अमाउंट ऑफ कार्बन। अब जब कार्बन के बारे में जब आइडिया लगा कि कार्बन कौन सा एलिमेंट है, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं कि कार्बन के बारे में कि जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं और दिस इज द एटॉमिक मास नंबर होता है। मास नंबर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। अब कार्बन के आइसोटोप्स भी प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या है? इसमें सेम एटॉमिक नंबर या बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो वैसे एलिमेंट जो होते हैं उसको बोला जाता है आइसोटोप। आइसोबार में क्या होता है कि जिसमें मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं आइसोबार। और आइसोटोप बोलते हैं ऐसा एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो ऐसे उसको बोला जाता है आइसोटोप। तो कार्बन के 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, 6C12 और एक होता है 6C14। अब उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई और भी कार्बन के बारे में कि कार्बन का किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर किया जा सकता है। कि जैसे ऑल लिविंग स्ट्रक्चर हैज कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर। जितने भी लिविंग जो स्ट्रक्चर होती हैं सबके सब कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर का मतलब जैसे प्लांट है ना, लिविंग बॉडीज, और एनिमल बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज, ये सब जितने भी ऑल लिविंग स्ट्रक्चर हैं हैज कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर। अब जब कार्बन बेस्ड मतलब सभी लिविंग स्ट्रक्चर में कार्बन पड़ा हुआ है। अब जो कार्बन जो होता है अर्थ क्रस्ट पे हमें जो मिलता है वो 0.02% ऑफ कार्बन। अब अर्थ क्रस्ट मतलब क्या है कि 0.02% कार्बन मिलता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स या इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट है ना, आइसोसाइनेट, इस सब के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट पे इस तरह कंपाउंड के फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट पे 0.02% कार्बन मिलते हैं। एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब जो कार्बन जो कंपाउंड जो होता है
वो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि वो किस तरह का बॉन्डिंग शो करता है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, किस तरह का बॉन्डिंग उसका नेचर होता है। तो बेसिकली जो कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन जो होता है मोस्टली सोच कोवलेंट बॉन्ड नेचर, मतलब ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कंपाउंड मोस्टली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अब जब कार्बन कंपाउंड ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसके हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होता है तो आयनिक फॉर्म जो कंपाउंड जो होते हैं, प्लस माइनस जो आयन जो डेवलप होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जल्दी से पास होता है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। आयनिक जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनता है। उसमें एक कैटायन और एक एनायन होता है आयनिक बॉन्ड में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बहुत तेजी से होता है। कोवलेंट बॉन्ड में पुअर कंडक्टिविटी होती है, मतलब बेसिकली नॉन कंडक्टर आप बोल सकते हैं। तो कार्बन कंपाउंड मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड नेचर क्या होता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या है कि लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि जब सॉलिड पिघलना स्टार्ट करता है तो जिस टेम्परेचर पे अगर सॉलिड पिघल रहा है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड इवापोरेट हो रहा है ना, तो उसको बॉयल हो रहा है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेयर में कार्बन जो पाया जाता है 0.03% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं कोवलेंट नेचर के होते हैं। मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स आर कोवलेंट। अब कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। कार्बन कंपाउंड मोस्टली कोवलेंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी तेज होता है बिकॉज ऑफ आयंस। कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, उसमें कंडक्टिविटी लो होता है क्योंकि उसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। तो मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स आर कोवलेंट, सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पुअर होता है, कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है कोवलेंट कंपाउंड। दूसरा क्या है कि लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि अगर सॉलिड जिस टेम्परेचर पे पिघलना स्टार्ट करता है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड इवापोरेशन होना स्टार्ट कर रहा है ना, वाष्प बनना स्टार्ट कर रहा है, या जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट हुआ उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कोवलेंट कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, लो। अब इसका रीजन क्या है कि इसका रीजन, दिस इज द रीजन बिकॉज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्या होता है कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल ए और बी, अगर इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक है ना, तो अगर अट्रैक्शन फोर्स अगर वीक है तो अगर इसको हम लोग बॉयल करना स्टार्ट किए, बॉयल करने से ये बॉन्ड अगर वीक है तो फटाक सा क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर ब्रेक कर जाएगा तो दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सेपरेट। अगर सेपरेट हो जाएंगे तो अगर हम लोग बॉइलिंग कर रहे हैं तो जल्दी से इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब बॉइलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए उसको बोला जा रहा है क्या, लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर जितना अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज़्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो ये था रीजन कोवलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी जितने हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कार्बन जो है इसके दो आइसोटोप 6C12 और 6C14। तो कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। 6 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। अब इसमें अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, आपके एलिमेंट भी बताया गया होगा और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ प्रिंसिपल भी बताया गया होगा कैसे फिलअप किया जाता है।
क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो इसमें कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, तो ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p। अब इसमें आउटर मोस्ट जो सेल होता है, सेल कौन सा है, सबसे बाहर वाला सेल, तो 1, फिर कौन सा आ गया 2, तो यहाँ से आउटर मोस्ट सेल होगा। अब इस आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अपने पास देखें टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है। तो आउटर मोस्ट सेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल है 4 इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उससे उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल बोले या फिर उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने मिल गए 4। अब जब भी अगर बॉन्डिंग होता है एक दूसरे एटम से, जब भी अगर बॉन्ड बनता है तो हमेशा ध्यान रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या है कि जैसे अगर मान लें कि अगर Z का वैल्यू 14 है, इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे, तो ऐसा मतलब नहीं है कि 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह का बॉन्डिंग होता है। अब चूंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो हर एलिमेंट की क्या सिचुएशन रहती है कि हर एलिमेंट का एक तमन्ना क्या रहता है कि भाई वो अपना स्टेबिलिटी ढूंढता है। हर फील्ड में आप देखें तो हर कोई अपना स्टेबिलिटी ढूंढता है, तो एलिमेंट का भी वही स्थिति है। एलिमेंट भी अपना स्टेबिलिटी ढूंढेगा कि हम जहाँ स्टेबल होंगे वहाँ एलिमेंट जाना चाहेगा। अब स्टेबल के लिए वो क्या करता है, एलिमेंट्स ट्राई टू अटेंड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ही क्यों अटेंड करता है, बिकॉज नोबल गैसेस आर हाईली स्टेबल। अब हाईली स्टेबल नोबल गैस आप बोल सकते हैं या फिर इसको आप इनर्ट गैस बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी इनर्ट होती है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं कर सकते। और उनकी जो सिचुएशन क्या रहती है कि वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना उनको मिल जाता है। मतलब क्या है कि फुली फिल्ड स्ट्रक्चर, मतलब सेल में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना वो रख लेते हैं। जैसे हीलियम का अगर बात करें तो इसके एटॉमिक नंबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, तो 1s2। तो फुली फिल्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस सबसेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मतलब फुली फिल्ड स्ट्रक्चर है। तो इसमें अगर हम बोले कि इसमें बाहर सेल आउटर मोस्ट सेल जो है फर्स्ट सेल है, तो यही इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या कह देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है 2। तो हर एलिमेंट क्या होना चाहता है कि नोबल गैस की तरह होना चाहता है। क्यों होना चाहता है, क्योंकि नोबल गैसेस आर हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फुली फिल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और वो जनरली मोनो एटॉमिक के फॉर्म में रहते हैं। उनको किसी एटम से कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा स्टेबल होते हैं। तो जो एलिमेंट हैं वो भी चाहेगा कि भाई हम भी नोबल गैस के जैसा बन जाए, तो उसके जैसा बनने के लिए वो बॉन्डिंग करने लगता है। एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा उसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दूसरा एटम देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से वो क्या होने लगता है कि वो स्टेबल की तरफ बढ़ने लगता है, मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड करने लगेगा। तो इसलिए हर एलिमेंट की ख्वाहिश रहता है कि वो नोबल गैस के जैसा बने फॉर द स्टेबिलिटी। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर अगर हम हीलियम का अगर बात करें तो इसका 1s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। नियॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6 10। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल कहाँ से हो गया, यहाँ से। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8।
मतलब एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा फुलफिल्ड स्ट्रक्चर फुलफिल्ड है। एस में भी 2, यहाँ पे पी में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फुली फिल्ड स्ट्रक्चर, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8। उसी तरह से आर्गन में भी आप देखें, आर्गन में एटॉमिक नंबर चूंकि इसका 18 होता है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो इसमें देखिए 2 4 6 10 हो गया, 2 12 और 6 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन पूरी सब सेल में पूरा फिट है, फुलफिल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो आउटर मोस्ट सेल 3, सबसे बाहर वाला जो सेल है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6 और 2 8, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो हम क्या बता रहे हैं, केवल हीलियम जो है, हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, बाद बाकी जितने भी नोबल इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, हीलियम को छोड़कर। अब हर एलिमेंट का क्या ख्वाहिश है कि हम भी नोबल गैस के जैसा बने, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और किसी से कोई लेना देना नहीं रखता भाई नोबल गैसेस, तो उसके जैसा वो बनना चाहता है। तो अभी हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन के बारे में। तो देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना देखे 4। तो अब इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, और इसको बोलते हैं डुप्लेट। मतलब डुप्लेट का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, हीलियम के जैसा बनना चाह रहा है। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना 8 बना लेता है तो क्या हो जाएगा, वो भी एक स्टेबल हो जाता था। तो हर कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है ना, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो कार्बन के बारे में अगर देखें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 है, ओके, और जो भी नोबल गैसेस हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं भाई 8 है। तो अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऐसा करना चाह रहा है कि भाई हम भी कार्बन है, वो भी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाह रहा है, तो यही कर सकता है कि इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तब इसका क्या टेंडेंसी है कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, अभी क्या करेगा टू अटेंड कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियरेस्ट। अब देखो यहाँ भी कंसेप्ट क्या है कि हर कोई एलिमेंट अपने सराउंडिंग को देखता है कि हम कहाँ तक जाकर हम अपना स्टेबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं, तो सराउंडिंग में केवल देखता है ना। सराउंडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अगर मान लें कार्बन है तो कार्बन का सराउंडिंग नियोन होगा ना कि आर्गन होगा, तो नियोन के जैसा बनना चाहेगा। अब हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन का कभी भी सपना नहीं होगा कि हम आर्गन के जैसा बने, क्योंकि वो अपना सराउंडिंग पहले देखा। तो हाइड्रोजन का टेंडेंसी किसके तरफ है, तो नियरेस्ट टू द हीलियम गैस, मतलब हीलियम के जैसा एक हाइड्रोजन जो है वो बनना चाहेगा, क्योंकि उसके जस्ट नियरेस्ट में है। तो टू अटेंड कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियरेस्ट नियॉन, कार्बन जो है ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 6 एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो किसके जैसा बन जाएगा, नियॉन के जैसा। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे जस्ट लाइक नियॉन। तो टू अटेंड कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियरेस्ट नियॉन, सो इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन। अब उसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बात इतना समझ में आ रहा है। अब इसमें जब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 है, ओके, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन टोटल 6 है। अब कार्बन के पास 2 स्थिति है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले तो नियॉन के जैसा बन जाएगा, या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम के जैसा। दोनों स्थिति में हम लोग देखते हैं कि क्या एक पॉसिबल होगा। अगर कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अगर वह स्टेबल हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टेबल नहीं हो रहा है तब वो फिर क्या करना चाहेगा अपने स्टेबिलिटी की तरफ। स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करना चाहेगा, तो उसको हम लोग अभी देखते हैं कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या बताया कि हर कोई एलिमेंट नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिलेगा। नोबल गैस मोस्टली हाईली स्टेबल, तो ये सब एलिमेंट का स्वभाव है। अब
स्टेबल कब कितने बिलोंग में बनना चाहेगा, मतलब सराउंडिंग का क्या मतलब है कि हर कोई एलिमेंट, तो अभी तक हम लोग क्या बात की है कि हर कोई एलिमेंट नोबल गैस के जैसा होना चाहता है ताकि उसको उससे स्टेबिलिटी, नोबल गैस आर हाईली मोर स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं नोबल गैसेस, तो हर एलिमेंट की इच्छा होती है कि नोबल गैस के जैसा बने। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करता है कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल टू अटेंड कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियरेस्ट नियॉन, वो अपना सराउंडिंग की तरफ बढ़ना चाहेगा, नियरेस्ट जो नोबल गैस उसके नियरेस्ट होंगे उसकी तरह होना चाहेगा फॉर द स्टेबिलिटी नियरेस्ट। तो अब इसको क्या करना होगा, इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखते हैं अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अगर वो स्टेबल हो जा रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। जरा देखा जाए कि कार्बन के पास तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करा दिए, तो इसके माथे पे कितना आ जाएगा, -4 का चार्ज। अब इसमें बेसिकली अगर कंसेप्ट वाइज अगर देखें तो भाई कार्बन है, इसमें हमने पहले 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे तो नहीं बना होगा C-, फिर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे C2-, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए फिर बना C3-, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे तो ये बना होगा C4-। तो अब यार यहाँ क्या समझा जाए कि इलेक्ट्रॉन तो आपने ऐड करके बना दिए C4-, तो क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने की वजह से वो C4- तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, मतलब रिपल्सन के वजह से ए कार्बन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। दूसरे शब्द में आप समझें कि जैसे 6 प्रोटॉन है इसके पास, अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द डिफिकल्ट टू होल्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड आसानी से नहीं कर सकता। यहाँ पे रिपल्सन के वजह से C4- नहीं बन सकता, मतलब एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कार्बन से अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन हटा दें, है ना, तो इस किसके जैसा है बन जाएगा, हीलियम के जैसा। तो हीलियम भी एक नोबल गैस है भाई, वो भी स्टेबल है। जरा ये भी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो होगा क्या कि ये है कार्बन, इसमें से आप 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो बना C+, फिर 1 इलेक्ट्रॉन हटाए ये बना C2+, फिर 1 इलेक्ट्रॉन हटाए C3+, फिर 1 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद बन जाएगा C4+, 4+ आ जाएगा, जस्ट लाइक एज अ हीलियम। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लेते हैं कार्बन एटम का साइज सपोज दैट इतना बड़ा है, फिर जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उस एटम का रेडियस घटते जाता है, तो इसका साइज जो होगा वो इससे थोड़ा छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, लास्ट में इतना। इस तरह से क्या हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वैसे वैसे इसका साइज क्या होने लगेगा, घटता चला जाएगा, एटॉमिक रेडियस घटते चले जाएंगे। तब एटॉमिक रेडियस जब घटते चला जाएगा, जब इसका साइज इतना छोटा हो जाएगा, तो इसमें होगा क्या कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसमें जैसे जैसे साइज छोटा होते जा रहा है तो फिर भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है,
और अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, उसके लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, removal of electron difficult and large amount of energy required, large amount of energy required। तो यानी कि मतलब कार्बन से आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सकते, C+4 बना भी नहीं सकते। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे साइज छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना मजबूत होते जाएगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स मजबूत हो गया तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इसमें C-4 में क्या दिक्कत था कि इसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाने की वजह से ए प्रोसेस जो है वो भी डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें भी एनर्जी ज़्यादा लगता। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ प्रोसेस आर डिफिकल्ट। अगर दोनों प्रोसेस अगर डिफिकल्ट है तो यानी कि इससे क्या साबित हो रहा है कि आप आयन नहीं बना सकते, यानी कि मतलब एक एनायन और कैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, एनायन और कैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तब वहाँ से आयनिक बॉन्ड नहीं बनेंगे। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? कैटायन और एनायन। अगर कैटायन एनायन है तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ से ना तो कैटायन बन पा रहा है ना ही एनायन, मतलब कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रख रहा है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता रख रहा है, मतलब नो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इससे कार्बन से कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तब फिर अब कार्बन क्या करेगा अपना स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन के लिए अब क्या करना चाहेगा? सो कार्बन प्रीफर्स शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करता है कि कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो 4, वो अब शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसको तो चाहिए 8 ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अभी नोबल गैस के जैसा बनना है। तो अब क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है, दूसरे एटम को दिया, दूसरे एटम से भी लेता है। तो इस तरह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर हो रहा है तो वहाँ से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से वहाँ से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अभी तक हम लोग क्या देखेंगे भाई, कार्बन न तो एनायन बन पा रहा है ना ही कैटायन बन पा रहा है। तो क्योंकि दोनों प्रोसेस क्या है, डिफिकल्ट है। अगर दोनों प्रोसेस अगर डिफिकल्ट है तो यहाँ से कोई आयनिक फॉर्म, आयन फॉर्म नहीं बन पाएगा। आयन फॉर्म अगर नहीं बन रहा है तो आयनिक बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है। कार्बन प्रीफर शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है? टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब वो नोबल गैस के जैसा बनना चाह रहा है, तो इसलिए कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि भाई कार्बन का नेचर क्या है, आयनिक बॉन्ड बनाना, कोवलेंट बॉन्ड बनाना क्या है। तो अपना स्टेबिलिटी के लिए नोबल गैस अटेंड करता है, उसे अटेंड करने के लिए उसको किस फॉर्म में बॉन्डिंग का सिचुएशन करना पड़ता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो ये तो हो गया भाई कोवलेंट बॉन्ड कि जिसे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बन रहा है। अब कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह का भी हम लोग देखेंगे।